बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लगता यूं है कि अपोजिशन ज्यादा हुकूमत को इस बात की जल्दी है कि अपोजिशन इस्तीफे दे दे। हुक्मरान जमात को गुमान यह है कि अपोजिशन किसी सूरत असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देगी और उस वक्त तक तो बिल्कुल इस्तीफे नहीं देगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे से हट न जाए या ये तसव्वुर खत्म ना हो जाए कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अभी भी एक पेज पर है। तो खान साहब का मुकाबला तजर्बाकार सियासी जमातों से है और वो जमातें लड़ाई को मुख्तसर करने की बजाय तवील करती जा रही है, यानी तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख दी जा रही है, जिससे हुक्मरान जमात की झंझलाहट में इजाफा हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में 2020 के बाद अब टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और ये लंबी इनिंग्स का खेल है जो दिसंबर से जनवरी और फिर फरवरी के वस्त तक यानी लॉन्ग मार्च की मुद्दत का बढ़ाया जाना हुकूमत के असाब पर दबाव में इजाफा कर रहा है। इसलिए हुकूमती तर्जमान बार बार ये कह रहे हैं कि इस्तीफे दे रहे हैं तो अभी दे दें ताकि वो इलेक्शन करा सके, लेकिन अपोजिशन इस्तीफों को सेनेट इलेक्शन के करीब ले जाना चाहती है। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत आईनी और सियासी बहरान की तरफ बढ़ती जा रही है। अपोजिशन जितना वक्त ले रही है हुकूमत उतना ही दबाव में आ रही है, क्योंकि हुकूमत को अपोजिशन ने बुरी तरह एंगेज कर लिया है। अपोजिशन के साथ उलझकर हुकूमत वक्त जाया कर रही है। हुकूमत और अपोजिशन की महादराई में अपोजिशन की हिकमत अमली वाज़िया तौर पर नजर आती है, जबकि हुकूमत की कोई वाज़िया हिकमत अमली नजर नहीं आती सवाए एनआरओ नहीं दूंगा कि कैसेट के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो अपोजिशन हर गुजरते लम्हे के साथ ये प्रूव करती जा रही है कि हुकूमत कोई और चला रहा है, पार्लियामेंट कोई और चला रहा है और इन सब को इमरान खान हरगिज नहीं चला रहे। तो जो चला रहे हैं अपोजिशन सिर्फ उनसे ही डायलॉग की बात करती रही है, जिसमें बज़ाहिर इस वक्त डेडलॉक नजर आता है। तो जलसों में इल्जामात का तूफानी सिलसिला आकर गुजर चुका है, अब वो तूफान थम चुका है। अब अमली इक़दामात का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसमें चंद हफ्ते लगेंगे। तो हुकूमत के लिए बहुत ये डिसाइसिव मूवमेंट है। अपोजिशन इस्तीफे जमा कर रही है जिसे वो मुकर्रर वक्त पर इस्तेमाल करने का इरादा रखती है और हालात को उस मुकाम पर ले जाएगी जहां सिर्फ 2-3 ऑप्शन होंगे, नया रिएक्शन या फिर माइनस इमरान खान हुकूमत या फिर खौफनाक किस्म का कोई सियासी और आईनी बहरान। तो इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मेरा गुमान ही है कि अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने से ज्यादा सिर्फ खान साहब को घर भेजने पर राजी है। तो जो हुकूमत चला रहे हैं वो चलाते रहें, लेकिन खान साहब के बगैर हुकूमत के फार्मूले को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इस पर कई सियासी जमातें राजी भी नजर आती हैं। इस तरह दोबारा इलेक्शन भी नहीं कराना पड़ेंगे, बसूरते दीगर असम्बलियां टूटेंगी, सेनेट खाली हो जाएगा और सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। अगर लोग इस दौरान सड़कों पर निकल आए तो हुकूमत की रेट पहले ही कमजोर है, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं रह जाएगी। तो हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए तो सूरत हाल क्या बनेगी? अगर पार्लियामेंट बच गई तो बिल्कुल कमजोर होगी, क्योंकि उसमें अपोजिशन नहीं होगी, सेनेट होगी नहीं, बज़ाहिर हुकूमत मफलूज हो जाएगी। हुक्मरान जमात इस हकीकत को बड़ी अच्छी तरह समझती तो है, लेकिन तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो उसकी बुनियादी वजह ताकतवर हल्कों की मुबैना सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट है तो हुकूमत कायम है। तो खान साहब भी समझते हैं कि वो है तो हुकूमत है, और हकीकत भी है कि खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ का वजूद बिल्कुल नहीं, और माइनस इमरान खान हुकूमत एक मुश्किल फार्मूला है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त सभी दबाव में है, हुकूमत भी दबाव में है और खान साहब को लाने वाले भी दबाव में है। गैर जानिबदार होने का तासुर भी काम नहीं आ रहा, अंदरूनी और बैरूनी दबाव अलग से हैं। तो असल कार्ड इस वक्त अपोजिशन के हाथ में है कि वो किस तरह इन कार्ड को इस्तेमाल करती है और सियासी माहौल को किस तरह आगे लेकर चलती है, खेल को आखिरी मरहले तक किस तरह लेके जाती है, क्योंकि असल मुकाबला फिर इस्लामाबाद में होना है। अगर नौबत वहां तक पहुंचती है तो, वरना उससे पहले भी खेल खत्म हो सकता है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि अपोजिशन के लाहौर वाले जलसे के बाद हुकूमत के लिए खतरात टल गए हैं, यानी कोई खतरा नहीं रहा, तो वो जबरदस्त गलत फहमी में मुब्तला है। लाहौर का जलसा तो अपोजिशन की तहरीक का पहला मरहला था और पहले मरहले का आखिरी जलसा था जो खत्म हो चुका है। हुकूमत अपोजिशन को ना जलसों से रोक सकी है और ना किसी और इकदाम से आइंदा भी रोक पाएगी। रियासती इदारे भी हालात की नजाकत को बड़ी अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं और हालात को उस नहज तक
किसी सूरत नहीं ले जाना चाहते जहां से वापसी ना हो सके। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि खान साहब को यह भी शक था कि अपोजिशन की तहरीक को ताकतवर हल्कों में किसी की यानी किसी हिस्से की तरफ से, किसी खास हिस्से की तरफ से हमायत हासिल है। इसी शक की बुनियाद पर वज़ीर दाखिला भी तब्दील किए गए, क्योंकि अपोजिशन की तहरीक को बदौर ताकत रोकने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। तो शेर रशीद उनसे ज्यादा मुतरक नजर आए। और शेर रशीद ने अपोजिशन को फिजिकली तो नहीं रोका, लेकिन मीडिया पर वो अपोजिशन को टोन डाउन करने में कामयाब रहे, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत इस काबिल हुई है कि वो अपोजिशन के लाहौर जलसे की नाकामी के दावे करे। लेकिन शेख साहब के साथ भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई। सर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाला हिसाब हुआ। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भी कोई नया स्कैंडल मंजरेआम पर आ चुका है, जिसपे उनके मुखालिफिन ने तूफान बर्पा कर रखा है। और अपोजिशन का जलसा खत्म होते ही नैब एक बार फिर हरकत में आ गई और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान के मजीद 5 साथियों को तलब कर लिया है और मौलाना के खिलाफ आमदन से ज्यादा 700 की तहकीकात हो रही है। 16 दिसंबर को नैब ने इंक्वायरी के लिए इन 5 लोगों को बुलाया। उनमें अब्दुल रऊफ, इब्रार अहमद, मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद और इब्रार अली शाह शामिल है। इन अफराद का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत से है। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासे और करप्शन की इल्जामात के तहत इंक्वायरी जारी है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान के 2 करीबी साथियों गुल असगर और नूर असगर को भी तलब किया गया था। और इसी साल सितंबर में एहतसाब ब्यूरो ने आमदन से जायद असासा केस में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया था। इस हवाले से उनको नोटिस भी जारी किया था, जो बादअज़ा एहतजाज पर वापस ले लिया गया। लेकिन अब ये इतलात है कि नैब एक बार फिर मुतहरक हुआ। मौलाना के 5 साथियों को बुलाया गया ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। पीडीएम की तहरीक का भी अगला मरहला शुरू होने वाला है और उसमें काफी वक्त तो लगता ही हो कि इन 2 माह में हुकूमत उन अहम शख्सियात को जो कि पीडीएम की सरबराही कर रही है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश जरूर करेगी। तो नैब की एक बार फिर जो एक्टिविटी हुई है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि अगले 2 माह शायद अपोजिशन पर भी इस हवाले से कुछ भारी हो। और पेट्रोलियम बहरान की रिपोर्ट आज काबीना में पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना के इजलास में इस बात का इशारा दिया कि पेट्रोलियम बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले सिफारिशात तैयार की जाएगी, उसके बाद पेट्रोलियम जिम्मेदारों के खिलाफ, यानी पेट्रोल का बहरान हुआ था उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो लगता ही हो कि पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई उसी तरह की होगी जिस तरह चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। यानी ना चीनी सस्ती हुई, ना किसी चीनी चोर को पकड़ा गया, उल्टा चीनी एक्सपोर्ट करके चीनी सस्ती करने के दावे किए गए और उस पर भी कौम का कीमती ज़रे मुबादला ज़ाया किया गया। अद्वियात का स्कैंडल सामने आया था, उसकी भी इंक्वायरी हुई, उसकी भी तहकीकात कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म के पास उसकी भी रिपोर्ट गई, तो उस पर क्या हुआ? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ीर साहब को हटाया और अपने साथ लगा लिया। इसके अलावा कोरोना के हवाले से मिलने वाली इमदाद की भी ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो हेर फेर किया गया। तो किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? तो पेट्रोलियम बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट के साथ भी वही कुछ होगा जो पहले वाली रिपोर्टों के साथ हुआ है। यानी पेट्रोल सस्ता होने की बजाय महंगा हो सकता है पेट्रोलियम कंपनियों को और छूट मिल जाए और 4-6 महीने बाद ये मामला भी टाइट फिश, पेट्रोल सस्ता हो गया तो उसका क्रेडिट इस तहकीकाती रिपोर्ट को दे देंगे। तो बड़ी हसरत है कि कभी खान साहब कौम को यह भी बताए कि उन्होंने करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला नहीं किया बल्कि कार्रवाई कर दी है, और यह कहे कि करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, इतने बंदे हमने पकड़ लिए हैं, इतनी कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, इतने पैसों की रिकवरी हो गई है। लेकिन लगता ही है कि कौम की यह ख्वाहिश ही रह जाएगी और हुकूमत फ्यूचर सेंटेंस यानी मुस्तकबिल के सीगों पर ही चलती रहेगी कि कर देंगे, हो जाएगा, होने वाला है, उसी में अवाम को जारी रखेंगे। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और अपोजिशन के लाहौर वाले जलसे की बाज़गश्त अभी भी जारी है और उस पर हुकूमत की पोजीशन ये है कि हुकूमत कहती है जलसा नाकाम होगा, जबकि अपोजिशन कहती है जलसा
कामयाब राह पीपल पार्टी के रहनुमा नबील कबूल इस पर बात कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। मैंने जो मीडिया की मजबूरी देखी ना, कसम से मुझे बड़ा रहम आ रहा है आप लोग अच्छा। के ऊपर। यानी 2 बजे से आप लोग कहने लग गए जलसा नाकाम है। 2 बजे से जलसा शुरू हुआ है, कुछ तकरीबन 5 बजे। ओ भाई मेरे, ये जलसे का टाइम कितने बजे का था? टाइम 2 बजे का था, तो 2 बजे से असेसमेंट शुरू होगा ना। लेकिन चले, मैंने इस तरह 2 बजे का टाइम आप था, मुझे लोग बताइए आते कुछ आते जर्नलिस्ट के नाम जिन्होंने कहा कि जलसा अजीम शान है। आप बताइए, मैं नशरों का लाइक बताएं, आप बताएं। हामिद मीर ने हामिद मीर साहब ने कहा कि ये एक आपके नाकाम जलसा भी नहीं और अजीम शान जलसा भी नहीं। ये अल्फाज है उनके, ये अल्फाज उनके। बता देखो ना, मुझे एक, अच्छा वसीम मुझे एक बात बताओ, इस सर्दी में, इस कोरोना में लोगों को डराया भी गया कोरोना है, और लोग अपने भी, जाहिर है लोगों में, मैंने कहा आपके शो में कि जिसको कोरोना का डर है वो समझता है कोरोना फैलेगा, वो ना आए। हमने लोगों को मना किया ना आए, लेकिन लोग फिर भी आए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल गया था वहां पर, और ये अगर आप मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि मैंने वहां क्या देखा है, तो मेरे पास, आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा अपने ड्रोन के फुटेज जो मैंने ड्रोन से निकाले। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं वसीम, आपने ड्रोन से कैसे अगर निकाले? आपकी मीडिया ये कहता है, आपका मीडिया ये कहता है, आपकी मीडिया ये कहता है कि वहां पर जो है अवाम नहीं थी, और वो हमने भी फील किया कि जलसा का जो पैरामीटर, जो जगह था, वो बहुत ही छोटा था। उसको अगर डबल करते तो मैं समझता हूं जो बाहर लोग खड़े थे, जो पीछे लोग खड़े थे, वो भी आ जाते। कितने आदमी थे? तो जलसे का जगह छोटा था, लेकिन जो हमारा मकसद था वो कामयाब हुआ। कितने आदमी थे? हमारा मकसद था, यार मैं समझता हूं कि देखिए जगह छोटा था, उसके मुताबिक मेरे लिहाज से 70-80 हजार लोग तो थे ही थे। लेकिन अगर ये जलसे का बड़ा होता तो लाखों से भी ऊपर चला जाता। लेकिन कोविड-19, लेकिन उससे पहले मुझे, मैं फिरदौस साहबा से पहले ये बता दें, जलसा बहुत तगड़ा हो गया, इसका मतलब जनवरी में जा रहे हैं खान साहब, ये लिख लूं। नबील भाई आपसे पूछ रहा हूं आखिरी, फिर फिरदौस साहबा की तरफ जाऊंगा। नहीं, आपने फिरदौस आशिक का नाम ले लिया, मैं तो चुप हो गया। मैंने कॉल से पहले असल सवाल जो आप घुमाओगे वो तो पूछ लूं आपसे कि भाई बिलावल साहब ने कहा लिख लो जनवरी में जा रहा है, लिख लूं जनवरी 2021 में जा रहे हैं खान साहब? भाई देखो मेरी बात सुनो, जनवरी या फरवरी, जलसे से अगर हुकूमत गिर सकती तो फिर पहिया जाम और शटर डाउन और उसके बाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का रोड मैप क्यों दिया जाता है? ये बात तो सबको मालूम है कि जलसों का मतलब पैगाम बरसानी होता है, पैगाम पहुंचाना तो हो सकता है, हुकूमत गिराना हरगिज़ नहीं हो सकता। वरना खान साहब के जलसे के बाद तो नवाज शरीफ की हुकूमत को गिर जाना चाहिए था। अब दूसरी बात के जलसे की कामयाबी और नाकामी, तो जहां तक इस बात का सवाल है तो उसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व है। इसमें कोई शक नहीं कि जलसे को मीडिया कवरेज के हवाले से मार पड़ी है, तो इसमें कसूर पीएमएलएन या पीडीएम की मीडिया टीम का है। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा जलसा था, तो देखा जाए तो अपोजिशन ने अपनी तहरीक का जो पहला मरहला है वो आसानी से मुकम्मल कर लिया है। और पहले मरहले में ये ऐलान किया गया था वो जलसे करेंगे, शहर शहर करेंगे और अपनी मर्जी और मुकाम के मुताबिक करेंगे। तो अपोजिशन ने जहां चाहा, जिस तारीख को चाहा, जलसा कर लिया। गुजरावाला से लेकर लाहौर के जलसे तक हुकूमत अपोजिशन को जलसों से नहीं रोक सकी। लाहौर के जलसे के अलावा तमाम जगहों पे जलसों को रोकने की कोशिश की गई। सिर्फ लाहौर और कराची का जलसा ऐसा था जहां हुकूमत ने इतनी कोशिश नहीं की। लाहौर वाले जलसे के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी। तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म की जो ताकत है वो इससे नजर आती है। तो बजाय अपोजिशन फर्स्ट राउंड जीत चुकी है और उसमें अभी तक इत्तेहाद भी नजर आता है। इसलिए जलसे के शुरुका की तादाद बकौल हुकूमत की अगर कम थी भी तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जलसे की मीडिया कवरेज के हवाले से जो शिकायत इस वक्त अपोजिशन को है या जो नबील कबूल कह रहे हैं, वो कल मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस किया था। जो बहुत बड़ी पावर है खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर पूरा कंट्रोल रखा गया। इससे पहले जलसों में या इस तरह की कोई एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी में लोग लंबी लंबी ट्रांसमिशन करते हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्री होती है, पैनल बैठते हैं, एनालिस्ट बैठते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक खास हिकमत अमली के तहत आपको नजर नहीं आया होगा। तो टीवी स्क्रीनों को जलसे के हवाले से जो है वो खासा नीचे रखा गया। शेख रशीद मीडिया से बहुत इंटरेक्शन रखते हैं और वो मीडिया की स्ट्रेटेजी को बहुत समझते हैं। तो वजीर दाखिला बनने के बाद उन्होंने ये दावा किया था कि जलसा कट तो मीडिया नहीं करना है, तो इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहे। उन्होंने जलसा पूरी तरह कट नहीं करने दिया। तो मीडिया पर जलसे के हवाले से जो इंप्रेशन आ रहा था उसको देखकर ये जलसा किसी तरह भी कामयाब नहीं लगता था।
दूसरे अल्फाज में इस जलसे का मोमेंटम बनने नहीं दिया गया। अगर ये सुबह से मीडिया के ऊपर ये डिस्कस हो रहा होता और ये दिखाया जा रहा होता तो फिर शायद इसका मोमेंटम बन जाता, लोग चल पड़ते और सर्दी के बावजूद कुछ तादाद में इजाफा हो जाता। तो इसमें सरकारी मशीनरी बड़ी हद तक कामयाब रही। आगे बढ़ते हैं और हुकूमत का वर्जन देखते हैं। फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच फैसल वाडा। आपसे शुरू कर। मैं सोचा था पहले मोहसिन राजा साहब से बात करें, करोड़ों लोग उनके जलसे में आए थे, वहां से करें तो फिर मैं काउंटर दे सकूंगा ना। तो मैं तो सिर्फ आज जो मैं आपको प्रोग्राम्स में कहता रहा हूं और मुस्कुरा सकता हूं, हंस सकता हूं, अल्लाह मियां से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह मियां सब पे अपना रहम रखे और इतना जलील किसी को ना करे। आज ये सिलेक्टेड जो है एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे। सबसे पहले तो पीडीएम से रेजिग्नेशन आना चाहिए, जो कल इनके साथ हुआ है कि 11 की 11 जमातें जो हाल हुआ है कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे सब। और शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं लाहौर का कि उन्होंने हम पे क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका हक है, लेकिन लाहौर ने इनकी सियासत को खैर बात कह के मीनार पाकिस्तान के साए के अंदर दफन कर दिया है। दे आर रिजेक्टेड और ये सिलेक्टेड थे, सिलेक्टेड हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी इनको शर्म नहीं आई कि कल इतना बड़ा मजाक होने के बाद और जो बातें की गई उसमें अगर आप वो स्लॉट निकाल सके जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं अगर की आप बात करें, कोई हमसे बात करने आए तो जब आएगा तो हम बात करेंगे, मर रहे हैं हमसे बात करने के लिए। ना हम इनको एनआरओ देने वाले हैं, ना हम इनको और आप इनके सीधे मंजूर कर लेंगे फौरन। सर हम आपके प्रोग्राम से आप कहना चाहते हैं कि आप कोई ऐसी कसम खाएं, कोई ऐसी चीज करें जिसे आवाम को कंफर्म हो कि खुदा का वास्ता है आप लोग इस्तीफे दें। हम डेस्परेटली इंतजार करें उन इस्तीफों को, अल्लाह का वास्ता इस्तीफे दे दे। और पहले दिसंबर, पहले नवंबर, फिर दिसंबर, अब जनवरी, फिर फरवरी, तो साल भी बता दें कि वो 23 का साल तो नहीं जिसमें ये मांगने वाले हमसे इस्तीफा। मजाक करना कौम से बंद करें। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो अचक जई ने जो घटिया जबान इस्तेमाल की है लाहौर के लिए, वो प्लीज काशिफ साहब आप चलाएं अपने चैनल के ऊपर वो क्लिप, ताकि पाकिस्तान की कौम को उर्दू स्पीकिंग लोगों पे हमला किया गया पहले, फिर बलोचिस्तान को अलग करने की बात की गई और फिर लाहौर के साथ जो घटिया जबान इस्तेमाल की, इसके ऊपर पाकिस्तानियों को उठ खड़े होकर ऐसे गद्दार और थर्ड क्लास आदमी को उठा के सड़क पे बाहर फेंकना चाहिए। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, तू कौन मैं खामखा। सवाल ये है कि पीडीएम की 11 सियासी जमातें अगर जलसे के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही तो जो मुंह दिखाने के काबिल है क्या वो हुकूमत करने के काबिल हो गए हैं? क्या वो अवाम के मसाइल हल करने की पोजीशन में आ गए हैं? झूठ बोलना, तर्क करके काम काज करने का कोई मूड बन गया है? अपोजिशन को छोड़ें कि वो कामयाब हुई है या नाकाम हुई है, या कौन सा लीडर उसने कौन सी तकरीर की। असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल तो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से है। तो कहने वाले तो कहते हैं कि हुकूमत ने 2.5 साल में 2.5 काम भी ऐसे नहीं किए जो गिनवाए जा सके। अब बीआरटी समेत कई बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं, उनका बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो उस पर गौर करने की बजाय अवाम को यह बताया जा रहा है कि असल मसला, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त अपोजिशन का लाहौर का जलसा था। तो अपोजिशन के जलसे हुकूमत को काम करने से तो नहीं रोकते। अब जिनकी वजह से अवाम की जिंदगी इस वक्त अजीरन है, मईशत खराब है, लोग माशी बहरान में गिरफ्तार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या लोग उनको शाबाश दे या फिर उनको उनकी बात करें जो उनके मसाइल की निशानदेही कर रहा है? यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं इरशाद भट्टी, तजज़ियाकार है। देखते हैं कि वो उस जलसे को कैसे एनालाइज करते हैं। वॉच दिस। बात यह है कि क्या इन लोगों को ऐसे आकर इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं, इससे बड़ा सवाल ये है। नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये इन सारे जो पीडीएम प्लेटफॉर्म पे थे, यही सारे कल असेंबली में जब इमरान खान धरने में था, यही कह रहे थे
कि ये हर जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे करने का वक्त होना चाहिए, जो सड़कों पर आए उनको हुकूमत गिराने की बात करे उस पर बगावत के मुकदमे होने चाहिए, मुट्ठी भर अनासर साजिश कर रहे हैं वगैरह 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 वगैरह। तो क्या अब इनको इमरान खान को जाके इस तरह बंदे जत्थे ले जाकर इमरान खान को हटा देना चाहिए? नहीं, 2 तरीके हैं इमरान खान को हटाने के, वो असेंबलियां तोड़ दें या तरीके। सर मेरा अगला सवाल है आपसे भट्टी साहब, लेकिन अगर ये देखें वो आपने बात अपने हिसाब से सही कर दी, लेकिन अगर ये एडमेंट हो भी जाए, सलाहियत है पीडीएम में इमरान खान को मुस्ताफी कराने की? ये सवाल है, वो पहली बात तो आपकी आ गई। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। इमरान खान, मैं पहले दिन से मैं कन्विंस हूं कि इमरान खान की इसका सबसे बड़े हरीफ इमरान खान खुद है। हुकूमत की सबसे बड़ी हरीफ हुकूमत खुद है, उनकी गवर्नेंस, उनकी परफॉर्मेंस। अभी जब आप और मैं प्रोग्राम कर रहे थे और ये मेरे दोनों काबिल एहतराम एक दूसरे को शर्मनाक के वो गिरदान पढ़ रहे थे, उस वक्त मुझे मैसेज आया कि खुदा के लिए कि हमारी बात करें, आटा 20 किलो थैले कितने का था? तो पीडीएम यही कह रही है महंगाई मार्च, मरियम नवाज ने आज कहा महंगाई मार्च की तैयारी कर रही हूं मैं, अभी आया टिकट चला है अभी। भट्टी साहब मैंने भी यही बात महंगाई के लिए नहीं निकले। कहने वाले तो जो कहते हैं कि अपोजिशन अगर बाहर ना निकलती तो चीनी भी 20 रुपए सस्ती ना होती। महंगाई पिछले 2-2.5 साल से अपने बामे अरूज पर है, हर चीज के दाम ऊपर जा रहे हैं, और जब एक चीज महंगी होती है तो फिर सस्ती होने का नाम नहीं लेती। तो अपोजिशन जब से बाहर निकली, उसके निकलने का एक फायदा तो ये हुआ है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। ये अलग बात है कि सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ मिल गया तो वापस आकर उन्होंने चीनी की कीमत कुछ कम करा दी, मगर उससे पहले जो अवाम की जेबों से अरबों रुपए निकलवा लिए गए थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अपोजिशन तो निकली उस वक्त है जब आम आदमी मुश्किलात के बायस चीख उठा। तो यह कहना दुरुस्त नहीं है कि अपोजिशन अवामी मसाइल पर बात नहीं कर रही। अपोजिशन ने अपने बयानी में हुकूमत को घर भेजने का एजेंडा जो शामिल किया है, उसका बुनियादी मौकफ यह है कि हुकूमत नुकसान में चल रही है, और जो कारोबार नुकसान में चल रहा हो वो जितनी देर चलता रहे वो नुकसान बढ़ाता रहता है। यानी ना ज़राए आमदन बढ़ रहे हैं, ना हमारी कर्जों से जान छूट रही है, और हालत यह है कि एक से कर्ज लेते हैं और दूसरे को कर्ज अदा करते हैं, तो खुद की इकोनॉमी में इतना दम है नहीं। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हुकूमतों की कारकर्दगी को गेज किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। हुकूमतें जब गलतियां करती है तो ही मुखालिफिन को मौके मिलते हैं। अगर हुकूमतें गलतियां ना करें, ठीक काम करें, तो फिर तहरीकें नहीं चलती। फिर तरीकों की बजाय किसी और तरीके से हुकूमतों को घर भेजने की कोशिश की जाती है, वो भी तरीके होते हैं। और अपोजिशन के लाहौर जलसे पर मरियम नवाज समेत अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद यानी पीडीएम की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सिक्योरिटी अफसर पीएचए की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं, जबकि खाकी शलवार कमीज में मलबूस डंडा फोर्स का भी जिक्र किया गया है। ये डंडा फोर्स जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की जो मैनेजमेंट की रजाकार फोर्स है उसका नाम है। इस मुकदमे में जिन अफराद को नामजद किया गया है उनमें मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिदा खान अब्बासी, शेख रोहिल असगर, समीउल्लाह खान, अफजल खोकर, सैफुल मलूक, ख्वाजा आसिफ तलाल चौधरी, राना तनवीर हुसैन, अय्याज सादिक, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मलक परवेज, मलक रियाज, बिलाल यासीन, राना मशहूद, वहीद आलम, मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज, अताउल्लाह तालड़ और मखदूम जावेद हाशमी को नामजद किया गया है। एक और FIR के मुताबिक मलक वसीम खोकर के नाम पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया और कहा गया कि वो 125 अफराद के हमरा मुजाहमत करके पार्क में दाखिल हुए और जलसे के शुरका ने कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। मुकदमे कहा कि जलसे के मुंतजमीन ने मीनार पाकिस्तान के फर्श को तोड़ा, बेंचों को तोड़कर लकड़ियों को आग लगाई, पौधों, फवारों और गमलों को तोड़कर सरकारी इमलाक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया, जबकि कौमी विरसे की हुर्मत को भी पामाल किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इन रहनुमाओं ने जलसे के शुरका को इंतजामिया के खिलाफ उकसाया और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मुजाहमत की गई। तो PHA की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राणा मकबूल अहमद और मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली समीउल्लाह खां के नाम 1 करोड़ से जायद का नोटिस जारी किया गया है,
जबकि डॉक्टर फरदौस अरशकवान जो कि पंजाब की मामून खसूसी है, वज़ीर इत्तलात की मामून खसूसी हैं, उनके मुताबिक PHA ने 1,27,000 रुपये नुकसान के इजाले का नोटिस भिजवाया है और कहा यह गया है कि जलसे के शुरका या मुंतजमीन या कायदीन ने मीनार पाकिस्तान की जो इमलाक है उनको नुकसान पहुँचाया है। तो PDM की जो मरकजी क़यादत है उसके खिलाफ बाकायदा FIR जो है वो काटी गई है। और आखिर खबर यह कि लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन NDMA मुकर्रर कर दिया गया है। चेयरमैन NDMA से पहले एजाज अफजल साहब थे, जनरल एजाज अफजल, अब उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन NDMA लगा दिया गया है। ये कोरोना के मैनेजमेंट के हवाले से खबर यह कि आज कोरोना से भी अमवात में इजाफा हुआ है और मजीद 73 अफराद कोरोना के बायस जो है वो अपनी जान से चले गए हैं। तो बड़ी एहतियात कीजिए, कोरोना जो है वो फैला हुआ है और सर्दियों के नयाम में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो ख़ास एहतियात है सर्दियों के हवाले से। इससे पहले मौसम गर्मा में जब कोरोना आया था तो इतनी एहतियात की लोगों ने ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन इस बार कोरोना जो है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और जिस किसी को भी कोरोना होता है उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप बहुत ख्याल रखें अपना, खासकर मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र लोग भूल गए सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करना, हाथ को धोना और अपनी सफाई का ख्याल करना। तो इस सारे अमल को जो कि आप पिछले सीज़न में करते रहे हैं, जब मार्च से कोरोना शुरू हुआ था तो हमने तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई थी जिनमें सोशल डिस्टेंस भी शामिल था। दोबारा से उन पर अमल करना शुरू कर दें। ये सिर्फ 2 महीने जब तक सर्दी है, सर्दी का मौसम निकल जाएगा तो इंशाल्लाह कोरोना की शिद्दत में कमी आ जाएगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है और इसकी वैक्सीन पूरी दुनिया में आ गई है। और वैक्सीन से फ़ायदा ये होता है कि आप अगर लगा लेते हैं तो फिर कोरोना आप पर अटैक नहीं करता। कोरोना होने के बाद ये वैक्सीन जो है मौसर साबित नहीं होती। तो ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासकर जिन अफराद की उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो वो अपना ख्याल रखें। सर्दी में आपको निमोनिया हो सकता है या फ्लू हो सकता है, तो उसकी वजह से कोरोना के लिए आसानी होती है आपके ऊपर अटैक करना। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे कल, और अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।